खजुराहो एक लोकसभा क्षेत्र है और अपनी चुनावी यात्रा में हम यहाँ पर निकल कर आए हैं। मेरे साथ मैं मनोज मनु और मेरे साथ कैमरामैन दिनेश हैं। हम चूंकि यहाँ पर इलाका घूम रहे थे, इसलिए छोटे छोटे शहरों में छोटे छोटे खाने पीने की चीजें होती हैं और ऐसे में हमें ये पटेल चाट भंडार मिला है। इस पटेल चाट भंडार की खासियत है कि यहाँ सुबह से ही लोगों की भीड़ शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग यहाँ पे। साहब, इस क्या खास बात है इस पटेल चाट भंडार में? इसमें चाट है, टिकिया है, हाँ। और करेला है, अच्छा, मटर है, हाँ। और सब कुछ है। जो कुछ स्वाद कैसा है इसका? चटपटा है कि तीखा है, क्या है? अच्छा स्वाद है इसका। कैसा, बीजेपी की तरह क्या कांग्रेस की तरह? नहीं, बीजेपी तरह। बीजेपी की तरह। हाँ जी। कैसा? अच्छा अच्छा, चटपटा। चटपटा। हाँ भैया, आप बताओ। जी, यहाँ का स्वाद बहुत अच्छा है और हम लोग यहाँ से निकलते हैं तो यहीं पर हम लोग नाश्ता करते हैं और यहाँ का स्वाद बहुत अच्छा है। हम लोगों का ये पसंद का है। मतलब यहाँ पर हम लोग कहीं से भी जाते हैं या निकलते हैं या कोई भी व्यक्ति आता है, ये मतलब एक तरफ से फेमस है। फेमस है। क्यों साहब, तुम तो लगता है कि मतलब सुबह उठते ही साथ सीधे यहीं आके गिर पड़े? हाँ बिल्कुल सर, और यहाँ की बात ही कुछ ऐसी है। खाने में जो बनाने का तरीका उनका अलग है और स्वाद भी बहुत टेस्ट है इनका। पटेल साहब, ऐसी क्या खासियत है, ये बताइए कि ऐसी क्या खासियत है आपकी चाट भंडार में जो लोगों की सुबह सुबह भीड़ लग जा रही है? और लोग जो है, मतलब हम भी गाड़ी से जा रहे थे तो हम अचानक हमने गाड़ी रोकी, हमने कहा कभी देखें चाट भंडार में क्या है, इसमें क्या क्या डालते हैं चाट में? सर वो मटर का पानी पूरी है। सर टेस्ट ही ऐसा है कि लोग अपने आप आते हैं। अच्छा, क्या क्या है, क्या क्या डालते हैं? मटर का इला। जरा घुमा के दिखाएं इसका चमचा। अच्छा, ये मटर है, ये उबली हुई मटर। हाँ, उबली हुई। अच्छा, और इसमें क्या क्या डालते हैं फिर? बस कुछ नहीं, मटर का इला है, वो चटनी वगैरह और कुछ नहीं। और कुछ नहीं? नहीं। मजा आ गया जोरदार। तो कैसा टेस्ट है इसका? बढ़िया। कांग्रेस की तरह, बीजेपी की तरह? नहीं, बीजेपी की तरह है। अच्छा, बीजेपी का टेस्ट कैसा है? बस है? मस्त। जोरदार है। तो सुबह से शाम तक कितने लोग खा लेते होंगे? 600-700 लोग था। 600-700 लोग? वाह, पानी की टिक्की भी बन रही है भाई दिनेश, देखो पानी की टिक्की भी बनाई जा रही है बड़े रोचक तरीके से। छोटे छोटे गांव में छोटा छोटी जगह होती हैं, शॉप्स होती हैं जहां पर खाने पीने की चीजें होती है। तो हमने आपको ये पन्ना का स्वाद दिखाया। पन्ना की एक छोटी सी छतरपुर का, ये छतरपुर जिले में आता है। खजुराहो, खजुराहो के बाद छतरपुर। ये एक ऐसी लोकसभा, खजुराहो ऐसी लोकसभा है जो 3 जिलों को लेकर मिलती है, जिसमें पन्ना भी होता है, जिसमें छतर भी होता है। क्यों साहब, बहुत बड़ी लोकसभा है। बस यहाँ समस्या बहुत है, परेशानी बहुत है, लेकिन जो चाट का स्वाद है वो बड़ा जोरदार है। तो आपको पूरा हम सफर दिखाते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप मेरे साथ मौजूद हैं इंडिया न्यूज की वोट यात्रा में। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए। खजुराहो लोकसभा, खजुराहो लोकसभा जो कि 3 जिले की विधानसभाओं की कुछ सीटों से मिलकर बनी है। करीब 20 लाख की आबादी है, जिसमें कटनी, छतरपुर और पन्ना जिले शामिल हैं। यहाँ पर हीरे की बड़ी खदान है और मैंने जो पंक्तियां आपको सुनाई, उसी पंक्तियों के मद्देनजर यहाँ हीरे की खदानें तो हैं, हीरा मिलता भी है, निकलता भी है, लेकिन लोगों के जीवन बहुत ही बेबसी के साथ और लाचारी के साथ यहाँ जी रहे हैं। यहाँ पलायन है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, कोई बड़ा रोजगार का साधन नहीं है, बावजूद उसके नेतागिरी चरम पर है। हम यहाँ के बीजेपी कैंडिडेट बीडी शर्मा, जो कि दूसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कवर कर रहे हैं, उनकी तस्वीरों को दिखाएंगे, उनकी बातों को दिखाएंगे और इस लोकसभा के लोगों के चेहरों को भी दिखाएंगे कि आखिर वो चाहते क्या हैं मुद्दों के साथ। चलते रहिए मेरे साथ। इत जमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टोंस, छत्र साल के लड़न से रही न कहूं होंस। इस वक्त मैं मौजूद हूं बुंदेलखंड की धरती पर, खजुराहो लोकसभा में, जो कि मध्य प्रदेश में आती है। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम वोट यात्रा में और न्यूज एक्स के खास कार्यक्रम रोड स्टॉप में। तमाम सारी बातों के बीच इस लोकसभा की खासियत है जो कि खजुराहो में आती है। ये बुंदेलखंड का इलाका है, 3 जिलों से मिलकर बनी है, जिसमें पन्ना है, जिसमें छतरपुर है और जिसमें कटनी है। पन्ना इसलिए क्योंकि यहाँ हीरा निकलता है, हीरे की खदान है, लेकिन लोगों के नसीब में हीरे जैसी किस्मत नहीं है।
यहाँ भूखमरी है, यहाँ परेशानी है, यहाँ पलायन है, यहाँ बेरोजगारी है, लोगों के पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। लंबे समय से लोग प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन लोगों के नसीब में वो खुशी है नहीं, उनके चेहरे में वो चमक नहीं देखी जाती जो चमक हीरे में देखी जाती है। आज इसी लोकसभा में, जो कि बीडी शर्मा की लोकसभा है, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, दूसरी बार बीजेपी उन्होंने टिकट दिया है, वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, इस तमाम लोकसभा के मैं तस्वीर दिखाऊंगा, उनकी समस्याओं को दिखाऊंगा और लोगों से आपकी बात भी कराऊंगा। बस आप चलते रहिए मेरे साथ। खजुराहो लोकसभा में हम मौजूद हैं। ये गांधी चौक है, ये बीजेपी की परंपरागत सीट है और दशकों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतता आ रहा है। खासियत यह है कि यहाँ से स्थानीय प्रत्याशी नहीं मिला है कोई भी। हमेशा इस लोकसभा क्षेत्र से जब भी प्रत्याशी मिला है वो बाहर का रहा है। यहाँ से उमा भारती भी सांसद रही हैं, फिलहाल बीडी शर्मा सांसद रहे हैं। बीडी शर्मा 2 बार के सांसद हैं, दूसरी बार उनको टिकट यहाँ पर मिला है, वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। ये मैं खास इस चौराहे पर इसलिए आपको लेकर आया हूँ क्योंकि जनता क्या कहती है। ये वो इलाका है और जहाँ पर कि एक लस्सी की दुकान है और नाम है कड़ा लस्सी। कड़ा लस्सी पीने के लिए लोग दोपहर में जरूर आते हैं, जिससे उनका मन और मस्तिष्क ठंडा हो पाए। वो पूरा इलाका मैं आपको दिखाऊंगा और उस बातचीत के साथ साथ मैं आपको वो चर्चा भी दिखाऊंगा कि आखिर इस लोकसभा के लोग क्या कहते हैं। सबसे पहले मैं कड़ा लस्सी की तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर देखिए, ये है कड़ा लस्सी, ये यहाँ लस्सी बनती है और आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले से ही एडवांस में बनाकर रखी जाती है क्योंकि लगातार लोग आते हैं, इसलिए ये बनाकर रख ली जाती है। फ्रीजर यहाँ पर है, सारे फ्रीजर लस्सी से बने हुए हैं और इसी लस्सी के साथ यहाँ पर लोग हमारे साथ बैठे हैं। हम उनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि इस बार का लोकसभा चुनाव में क्या कहा जाता है। क्या आप पी रहे हो? लस्सी। मजा आ रहा है? हाँ, तो यहाँ की राजनीति भी लस्सी की तरह है क्या? मैं क्या बताऊँ। ठंडी है, गर्म है, खट्टी है, मीठी है? ठंडी है। ठंडी है, सब ठंडा। एक तरफा चुनाव है, ये बड़ी बात है। कह रहे हैं कि साहब एक तरफा चुनाव है, कोई कैंडिडेट है ही नहीं सामने लड़ने वाला। और ये मैं आपको बता दूं कि जो खजुराहो सीट है वो इस बार गठबंधन में चली गई, यानी कि मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 28 में कांग्रेस लड़ रही है। एक सीट में यहाँ सपा के लिए छोड़ दी गई थी। सपा ने अपना कैंडिडेट को घोषणा किया, मीरा यादव को, और मजेदार बात है कि उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। अब कहा जा रहा है कि साहब फॉर्म में कुछ जानबूझ के कमियां छोड़ दी गई थी इसलिए रिजेक्ट हो गया। तमाम सारे लोग हैं, पूछने की कोशिश करेंगे। अब फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी हैं, उनका नहीं लड़ना एक ही बात है। एक तरफा जीत होने वाली है, बड़े मार्जिन के साथ जीत होने वाली है। इस बार का चुनाव क्या कहता है? इस बार का चुनाव कहता है, एक तो हमारे पूरे देश में 400 पार। अच्छा, हो जाएंगी भाजपा की 400 पार सीटें आएंगी। लस्सी पिलाएंगे फिर? लस्सी हम आपको अभी पिलाएंगे और 400 पार के बाद फिर पिलाएंगे। फिर तो 404 पीनी पड़ेंगी। तो साहब 400 पिला देंगे, है ना। और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। अच्छा, बिल्कुल। ये कांग्रेस का सुपड़ा साफ तो हो गया, पहले कैंडिडेट दिया नहीं उन्होंने, और जिसको गठबंधन ने दिया वो भी भाग गया। वो तो डर के मारे भाग गया। उसका नाम बड़ा था, उनने कहा कि कहीं ऐसा नहीं कि जो उन्हें हमको सिर्फ 1500 वोट पे निपट जाए हम और वो 10-15 लाख की उनकी जीत हो जाए तो हमारा बड़ा नाम भी खराब हो जाएगा, इसलिए वो मैदान छोड़ के भाग गए। आप क्या कहते हैं इस बार? एक तरफा है चुनाव, बीडी भाई से एक तरफा जीतेंगे। और जीतेंगे क्या, मुझ कोई भी लड़ जाता। हम तो ने तो ये भी तो कहा था ना कि राहुल गांधी भी आ जाएंगे, वो भी लड़ जाए इधर से तो हमारे बीडी भाई सब जीतेंगे। यहाँ हमारे 40 साल से भाजपा का शासन है, वो भाजपा को कोई हटा नहीं सकता, चाहे वो विधानसभा चाहे लोकसभा हो। क्यों लोग ये बीडी भाई साहब बहुत अच्छा विकास करते हैं, अपने जाके केंद्र में अपनी पूरी समस्या अपने क्षेत्र की रखते हैं। तो ये ऐसा व्यक्ति कौन चाहिए भाई? जनता को चाहिए विकास पुत्र, तो विकास पुत्र है तो हमें तो विकास चाहिए। बीडी भाई साहब बहुत तो विकास दे रहे हैं। आप बताइए साहब, ये कह रहे हैं विकास पुत्र हैं और एक तरफा 40 साल से बीजेपी जीत रही है, क्या है खेला? मेरी उम्र 46 वर्ष है। अच्छा। मैं 35 वर्ष से पन्ना छोड़ के बाहर के अन्य जिलों के ही विकास पत्र देख पा रहा हूँ। अच्छा। चाहे जो भाजपा के यहाँ पे लगभग 35 साल से जब से मैं समझ रहा हूँ तब से मैं देख रहा हूँ भाजपा के ही सांसद हैं और लगातार बाहर के विकास पत्र आ रहे हैं। एक भी पन्ना लोकल में आज तक हमारे यहाँ कोई भाजपा में भी ऐसा बड़ा नेता नहीं बन पाया जो यहाँ का विकास कर सके। और आते हैं अपना विकास करके चले जाते हैं, सिर्फ अपना विकास करते हैं। हमारे शहर के विकास से किसी को कोई मतलब नहीं है। ये हमारा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश का इतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सबसे बड़े नेता बीडी भाई साहब हमारे लोकसभा क्षेत्र पन्ना से चुनाव लड़ते हैं। ये हमारे लिए
विषय नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये लोग हमारे यहाँ पे जो ने बताया कि कोई भी लड़ जाए आके जी, मतलब यहाँ की चर्चा तो ये तक है कि नरेंद्र मोदी यदि कांग्रेस की टिकट से लड़ेंगे वो हार जाएंगे। यहाँ की जनता हमारे यहाँ की इतनी भोली है, आप ये समझिए 35 सालों से या 40 आज तक जब से मुझको जानकारी है, जब से चुनाव हुए हैं मात्र 2 बार यहाँ पर लोकल के सांसद बने हैं, वो भी हमारे महाराज परिवार के। उसके अलावा यहाँ की इतनी जनता भोली है कि बाहर से कोई भी उतार दिया जाता है उसको वोट देना है, सिर्फ अंधे होके भाजपा। तो कांग्रेस क्यों नहीं उतार पाई? कांग्रेस उतारती है, लेकिन यहाँ की जनता को जो है एक चश्मा जो कहते हैं इसको, आप अभी इनसे पूछिए विकास के नाम पे क्या किया गया, कोई नया प्रोजेक्ट ये बताएंगे, बना बताइए विकास के नाम पे क्या किया? विकास के नाम पे अगर भारतीय जनता पार्टी की विकास की बातें करें तो अनगिनत है। अब बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती। जैसे यहाँ मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो गई, सरकारी काम है, टाइम लगता है, आदमी सोचते हैं साहब भाई 4 महीने पहले घोषणा हुई, कहाँ कुछ दिख नहीं रहा। तो ये बड़े प्रोजेक्ट हैं, टाइम लगेगा। विकास का देखिए क्या बोलूँ मैं, किस तरफ आप जिस तरफ देखेंगे, चाहे रोड हो, ब्रिजेज हो, गरीब कल्याण योजना हो, सब एक तरफा है, बीजेपी के पक्ष में है, लोगों को फायदा हो रहा है, इसलिए लोग वोट कर रहे हैं। एक महिला बैठी है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई रोटी पानी की रोजगार की कमी नहीं है, सब सही है। हमका कहता चाहिए जी को बन गया तो सब सही हो, जी को ना बनो तो को सुना को नहीं सुना। हमारे तो सब में ज्यादा तकलीफ है, सब कछु की को नहीं सुना। तकलीफ कौन कौन सी बताओ ना हमारे तो देखो कछु जैसे इतना सुनाई भाई थी, लेटरिन बाथरूम की सब कितना पैसा ले जा 10-50 हर बेर, न राशन कार्ड की न घर में है कि कुछ नहीं बन रहा हो हमारे लोग। कुछ नहीं बनना। कौन सा गांव है? ब्रज पर गहरा। अच्छा, न पानी की व्यवस्था न कछु की टंकियां पक्की बनवाओ थे, जो आ जाए तो आ जाए, नहीं तो का वो ही नहीं आए। ये बड़ी परेशानी तो सब, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सब परेशानी है। और देखिए ये पन्ना जिला तो है, लेकिन पन्ना जिला हीरा भी निकलता है, लेकिन बेरोजगारी बहुत है। यहाँ पर उस तरीके से विकास हुआ वो नहीं हो पाया। नहीं, विकास हुआ है और कृषि महाविद्यालय पन्ना में खुला है, अभी माननीय सांसद जी द्वारा खोला गया है। और अभी जो है मेडिकल कॉलेज की भी स्वीकृति आ गई है, जो अब बनने को तैयार है, जमीन भी उसका आरक्षित हो गई है। इसलिए सरकार द्वारा तो बहुत विकास के कार्य किए जा रहे हैं, चाहे रोड का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो। जैसे पानी की बात है तो गांव-गांव तक पानी पहुंचाने की। अच्छा साहब, मूछे नथुलाल जैसी और चश्मा करमचंद जैसा, क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे 400 पार फिर से मोदी सरकार। अच्छा आप बताइए। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा माहौल है। कहाँ भाग रहे हो भाई? और अरे आप तो गठबंधन के प्रत्याशी की तरह हरकतें करने लगे हो। मौका आया नहीं कि भाग गए? नहीं, काय नहीं है बस की, तो इसका मतलब उम्मीदवार से पहले पूछ लेना चाहिए कि चुनाव लड़ना बस की है कि नहीं। तो अगर पहले पूछ रहे तो काहे को भागता? आइए 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 आइए। क्या बस की नहीं है बताइए, आपके बस की क्या नहीं है? अरे जो हमारे बस को नहीं है नेतागिरी। अच्छा। एक से हम भागा रहे थे दूर। अच्छा हाँ, तो हम नेतागिरी थोड़ी करवा रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं कि का है रो है? हम तो पूछ रहे हैं कि का चुनाव में का है। हमें कोई लेना पाना नहीं है चुनाव से ही मतलब नहीं। हाँ, हम अपना काम देख रहे हैं, जो ना आज है। तो लस्सी पी भी आए? नहीं, हम अपने काम में लगे। काम में लगे। आप बताइए। जी जी, जैसे मैंने बताया, भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा माहौल है और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। और कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वीडी शर्मा जी 10 लाख वोटों से जीत जाए। कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी साहब। ये जो खेला हुआ गठबंधन के कैंडिडेट का, लोगों का कहना है कि साहब ये फिक्सिंग हो गई। जो कैंडिडेट खड़ा था उसने फिक्सिंग कर ली बीजेपी। गलत है, वो मैदान छोड़कर भागे हैं और आप कहते हैं कि साहब कि वो कलेक्टर का उसका हाथ है, लेकिन उनने एक्चुअली पूरा अपना खुद किया है। ये जो फार्म रिजेक्ट हुआ है वो उनने खुद करवाया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी का इतना शक्तिशाली व्यक्ति बैठा है बीडी भाई साहब, उनके सामने टिक नहीं पाएगा। और भाई साहब कह रहे थे कि साहब यहाँ की व्यक्तिगत, हमारे यहाँ की जो पूर्व में यहाँ चुनाव लड़ी थी वो पन्ने जिले की है, वो चुनाव हारी नहीं बीडी भाई साहब से 4 लाख से। तो कांग्रेस ने दिया तो था ही, क्यों नहीं यहाँ की जनता ने वो? एक उम्मीद थी कि 28-29 में से एक सीट गठबंधन को चली गई और वो गठबंधन का उम्मीदवार ही भाग गया। अब बताइए, मतलब पर्चा रिजेक्ट हो गया, उसका क्या हो गया? ये तो मतलब यही कहा जा रहा है कि गठबंधन के लोग लड़ने को ही तैयार नहीं, आप ये देखिए, ये अपने मानने का वैसा है। चूंकि जो मेरा परिचय कराया गया, आपको बताया गया होगा, मैं एडवोकेट हूँ। वहाँ पर जो चुनाव की प्रक्रिया होती है, जिस दिन स्क्रूटनिंग का समय होता है, आप लोग भी जानने वाले हैं, जो निर्वाचन अधिकारी के रूप में कलेक्टर होता है जो जिले का, उसको पूरे समय, या अपर कलेक्टर जो उसका प्रभार
प्रभारी रहता है, उसके बाद उत्तराधिकारी, उनको रहना चाहिए मौजूद 3 बजे तक का जो स्कूटनिंग का समय रहता है। लेकिन उस दिनांक को ना तो कलेक्टर महोदय अपनी रिटर्निंग ऑफिसर की सीट पर थे, ना एडीएम साहब। आप इतने से अंदाज लगा सकते हैं कि क्या मान लीजिए होगा ही होगी कोई गलती, हम नहीं कह रहे कि गलती नहीं हुई होगी, कुछ तो आपको गलती मिली तब तो आपने उसका आप 3-4 चुनाव लड़ चुके हो उत्तर प्रदेश में, उसके बाद भी गलती हो गई कैंडिडेट से। नहीं बिल्कुल, एक गलती इंसान से होती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो 20 चुनाव लड़ चुके हैं, 15 चुनाव में उन्होंने बताया हम अविवाहित हैं। गलती हुई ना उनसे, एफिडेविट देते थे वो मैं अविवाहित हूँ। बाद में उनकी जब गलती दिखाई गई हमारे दिग्विजय सिंह के द्वारा, तब उन्होंने माना कि अरे ये तो मुझसे गलती होती थी, मैं विवाहित हूँ, भले मैं आज भी तलाकशुदा नहीं हूँ। जब आप तलाकशुदा नहीं, आप बताइए नहीं साहब, ये देखिए आपने जो बात करी है अभी, वो 3 बार 4 बार विधायक रहे शायद वहाँ से, और मुझे जो जानकारी मिली है कि लोगों ने कहा भी जो वहाँ पर ऑफिसर्स बैठे थे कि साहब इसमें सिग्नेचर आपके छूटे हैं, तो उन्होंने बोला साहब मैं बाइट दे के आता हूँ मीडिया से, फिर मैं साइन करूंगा, लौट के नहीं आए। और सबसे बड़ी बात, मान लीजिए कुछ यहाँ हेरा फेरी हुई तो कोर्ट तो खुला है ना आपके लिए। अगर यहाँ कुछ गलती करी गई प्रशासन द्वारा तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट खुला है। वोट डालने जाओगे? नहीं जाओगे? क्यों क्यों वोट डालने जाओगे हैं? तो आपके दिमाग में कौन से मुद्दे रहेंगे कि इस मुद्दे को ध्यान में रखते हैं? बीजेपी। अरे भाई हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, बिजली, पानी, रोजगार, सड़क। क्या रोजगार तो सभी है, उपलब्ध है, और उपलब्ध है? हाँ उपलब्ध है। शुरू से पूरी जो कमियां थी वो पूरी हो चुकी। हाँ भाई, क्या मुंबई जाओ? मुंबई जाओ? हाँ घूमने जाएंगे। हीरो बनोगे? हीरो बनोगे? हाँ हाँ चुनाव में वोट दोगे? हाँ देंगे। किस मुद्दे पे? कमल को। अच्छा, आप ये बताओ, पन्ना में सब ठीक है? पूरा रोजगार है, सड़कें बनी है, बिजली है, और क्या नहीं है? सब कुछ है, काम धंधा बंद नहीं है, कुछ काम धंधा नहीं है, काम धंधा है, फुटपाथ पे बैठते हैं, कोई पूछने नहीं आता। जब वोट चाहने पड़ते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, घर पे आते हैं, और जब जरूरत निकल गई तो भूल जाते हैं सब कुछ। क्या करें? ये बड़ी स्थिति है। देखिए साहब, ये आप आइए, और इस वक्त जो लस्सी बन रही है, यहाँ की राजनीति या प्रदेश की राजनीति जैसे मथी जा रही है, ठीक वैसे ही मथी जा रही है जैसे यहाँ पर लस्सी मथी जा रही है, और मुद्दे भी ठीक वैसे ही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी लोगों की फिर शिकायत है, बहुत सारी उम्मीदें हैं, और बहुत सारी उम्मीदों के साथ साथ ये तमाम सारी चीज़ें हैं, और उन मुद्दों के जरिए बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जाती हैं। और ये कड़ा लस्सी है, और इस लस्सी का स्वाद बड़ा जोरदार है, और ये कहा जा रहा है कि साहब ये लस्सी बहुत अच्छी है। तो गर्मा गर्म मुद्दों के साथ एक बार ठंडी लस्सी को चेक कर लेते हैं। वाकई बहुत शानदार, बहुत जोरदार। तो फिलहाल पन्ना की चर्चा जारी रहेगी, आप चलते रहिए हमारे साथ। तो जैसा कि आपको पता है, मैं खजुराहो लोकसभा में हूं, और इस वक्त पन्ना में एक श्री कृष्ण का मंदिर है, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर। और ये कह सकते हैं कि 2024 का चुनाव अगर धर्म के इर्द गिर्द घूम रहा है, राम के इर्द गिर्द घूम रहा है, कृष्ण के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो उसमें गलत नहीं होगा। इस वक्त हम मंदिर में मौजूद तमाम लाडली बहनाएं, महतारी बंधन हमारे साथ मौजूद है, महिलाएं मौजूद हैं, ये सब हमारे साथ हम पूछने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि इस वक्त मंदिर में हम मौजूद हैं, मंदिर की आरती भी देखी और हमने सब देखा, तो कहीं ना कहीं धर्म और राजनीति का संगम हो चुका है। वो संगम क्या कहता है? कहीं न कहीं राजनीति का संगम जो हो चुका है ये अलग बात है, लेकिन जो मंदिर से जो आर्थिक लोग जुड़े हैं, श्रद्धालु अपने, वो मंदिर से ही जुड़े हैं। इसीलिए हम लोग ये राम जन्म उत्सव मनाते हैं। राजनीति एक अपनी जगह है, और धर्म श्रद्धालु जो यहाँ पे हैं पन्ना धाम में, तो चारों धाम बार, पन्ना धाम एक बार। पन्ना धाम एक बार। मोदी जी के रहते हुए राम मंदिर बन गया है, इस पर क्या कहेंगे?
बहुत अच्छा कहें, बहुत अच्छा कहेंगे, बहुत अच्छा हम उत्साह है अंदर से, बहुत अच्छा आभार। राम मंदिर का जो निर्माण कराया है, सदियों पुराना काम जो आज उन लोगों ने मतलब किया है, इसके लिए हम लोग कोटि कोटि धन्यवाद दे सकते हैं। जी बस बहुत अच्छा हम कहते हैं। उनके पीछे जो हमको दर्शन मेरे नाम लला के बहुत अच्छा उमंग आई मन में, बहुत अच्छी बधाइयाँ हमने गाया। अच्छा ये बताइए, आप लोग वोट क्या देख के देते हो? बिजली, पानी, सड़क, महिलाओं की सुरक्षा को लेके वोट देते हो या धर्म के नाम पे? नहीं, धर्म के नाम। सिर्फ धर्म के नाम? नहीं नहीं, धर्म के नाम, धर्म के नाम, धर्म सुविधाएं देते हैं उनके लिए वोट देते हैं। जो सुविधा देते हैं, सुविधा क्या क्या हुई? जो सुविधाएं देंगे जैसे लाइट, बिजली और भी गरीबों को वो। और लाडली बहना के 1250 रुपए? वो तो खुशी उनकी दे, आज बंद कर दे तो कोई दिक्कत, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये बताइए आप। हम भी यही कहेंगे, जो सबकी सलाह तो हमारी ही है। और क्या पन्ना में मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा विकास हुआ नहीं है। हुआ है? क्या क्या में विकास होता है हमारे यहाँ। ये जल पानी की जो सुविधाएं ऐसी हैं वो शायद कहीं नहीं होंगी। जी आपकी बार क्या होगा? आपकी बार अगर नरेंद्र मोदी आ जाएंगे फिर से तो और अच्छा हो जाएगा। अच्छा हाँ, अब की बार लेकिन वो तो करें, अब की बार 400 पार। हाँ, तो वो तो है ही 400 पार। अच्छा, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है? विपक्षी गठबंधन, इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश सब चिल्ला रहे हैं ऐसे ही। राम का उनका राम का आ गए जी। कृष्ण का आशीर्वाद है, पूरी महिलाओं का आशीर्वाद है, किसका? पूरी बहनों का आशीर्वाद है। अच्छा, इस बार में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव आ गया। चुनाव को महिलाएं किस नजर से देखती हैं? मेरा मत है, मैं अपने पन्ना को विकास होना देखना चाहती हूँ। जो पन्ना में विकास करेगा मेरा मत उसके साथ। तो पन्ना में विकास हो रहा है क्या? नहीं सर, नहीं हो रहा। क्यों? ना के बराबर है। ये स्टार्टिंग है, नल कनेक्शन दे दिया या रोड ठीक करा दिया, ये स्टार्टिंग है। विकास उसको कहते हैं जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनके लिए ना कोई जॉब है, ना कुछ, बेचारे पढ़ लिए लिख लिए 5-5 हजार रुपए में सरकारी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ये विकास है क्या सर? इसको विकास कहेंगे? पलायन है ये तो पलायन और है। यंग जनरेशन में बाहर बच्चे बाहर जा रहे हैं, जरा से बच्चे 11वीं पास कर लेते, 12वीं और बस बाहर चले जाते हैं। फिर तो आप 400 पार फिर भी करोगे? 400 नहीं, अगर नहीं बुलाएंगे तो फिर कैसे? अगर मान लो उनका बच्चों का विकास होता है, वो होता है, तब तो ठीक है, वरना विकास नहीं होता है तो फिर क्या? आप बताइए। एमएससी टॉप भाग रहे बहुत लड़के कर रहे, उनके लिए नौकरी जरूरी है। बहुत बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हैं, एमएससी टॉप भाग रहे, उनके लिए नौकरी जरूरी है। महंगाई ज्यादा है क्या? बहुत ज्यादा भैया, अच्छा क्या सब कुछ महंगाई में है। तेल, नमक, जीरा, मिर्चा, सब कुछ धनिया बढ़ा दो, का महंगाई की कहिए बताओ आप। तो यही बात तो राहुल गांधी कहते हैं कि साहब महंगाई, राहुल गांधी कहते हैं महंगाई बहुत हो गई है साहब, फिर भी आप लोग मोदी को चुन रहे हो, ये क्यों? मोदी को तो हम लोग इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि वो न्याय का ही साथ देते हैं और न्याय में ही रहते हैं। ऐसा नहीं कह सकते हम लोग कि मोदी जी ने कोई विकास नहीं किया है, लेकिन पन्ने जिले के जो विकास है वो थोड़ा सा अगर धीमा है तो वो अपने देश के नेताओं की गति है। ऐसा नहीं है कि मोदी ऐसा है कि देखिए विकास के लिए है तो कोई सोचे कि पिछड़ा बड़ा को ज्यादा सुनते हैं, तो ये ऐसी कुछ बात नहीं है। देखिए पढ़े लिखे से जो मतलब अपने अपने उन्नति से पाते हैं नौकरी सर्विस, ऐसा थोड़ी है कि कोई लाज घूस दे करके पा जाते हैं। ये तो धर्म का काम है, देखो न्याय करते हैं, सब करते हैं। ये थोड़ी लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, रोजगार नहीं है, परेशानी है, विकास नहीं है, और राहुल गांधी भी तो यही कह रहा है। मेरी बात सुनिए, उनने 1 का दुगना वेतन भी तो देना चालू कर दिया है। हाँ, सबको आवास भी तो दे दिए, 3 मंजिल में भी तो रहने लगे हैं। पहले टपरिया थी, है ना, तो अब मैं आवास दे दी। आप बताइए। सब कुछ तो दिया है, सब कुछ दिया जी। कोई भाई तो सबसे पहले तो यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, यहाँ कोई रोजगार होना चाहिए, कोई फैक्ट्री होना चाहिए। सबसे यहाँ पिछड़ा है, पढ़े लिखे आज लड़के बच्चे, फैक्ट्री खुल जाए तो इसमें काम में लग जाए लोग। कोई फैक्ट्री नहीं है, बड़ी फैक्ट्री नहीं है, फैक्ट्री हो जाए, हॉस्पिटल वगैरह अच्छी हो जाए, सुविधाएं हो जाए, जो लोग जरा से इलाज के लिए सपना जाते हैं। तो फिर भी वोट किनको देंगे? जो राम को लाए हैं हम उनको, आप उनको लाओगे? नहीं, वोट तो देखिए आप महंगाई से परेशान है, तब परेशान है, महंगाई से परेशान तो ही, लेकिन हम बचपन से मोदी के हैं। अच्छा जी नहीं, मोदी के तो हम भी हैं, पर यहाँ पर सर कोई रोजगार मतलब रोजगार नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, तो भी नहीं है, तो नहीं है। हमें यहाँ के नेता हैं जो तो रोजगार जीत जाते हैं तो वादा तो कुछ करते हैं, फिर करके कुछ नहीं दिखाते हैं सर। तो भी नहीं, मोदी नहीं है फिर। अच्छा मोदी है सर, मोदी है। रामलला के आज 500 बरस से डला था जो मंदिर उन्होंने निर्माण किया,
देखिए सब जो ने इतना सब मतलब सभी की लड़ाई शांत कराई ऐसे समय पे देखिए तमाम सारे जी पाकिस्तान वाले नहीं आ पाए, नहीं तो पहले मर जाते पन्ना के ना दुनिया के। अच्छा अब मोदी 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 पाकिस्तान वाला क्या हुआ? मरवा डालते सबको, सब यहीं आए? आओ यहीं आ जाते, रोज आउट है। इतना ही तो रात पन्ना ही में पाकिस्तान वाले, तो क्यों नहीं आ पाए? ऐसे नहीं आ पाए कि मोदी है। हाय, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। आप बताए सही बोल? जी सही है। राम जन्मभूमि के लिए सर मैं इन्हीं आंखों से एक समय प्रभु राम को टेंट में बैठा देख के आई थी। मैं इन्हीं आंखों से टेंट में बैठा देख के आई तो मैं बहुत रोई थी वहाँ पे। अब इन्हीं आंखों से एक बार मैं मंदिर में उन्हें देखूंगी, जो विराजमान देखूंगी, स्थापित मूर्ति देखूंगी, वो इन्हीं आंखों से। इस बार चुनाव आ गए लोकसभा के, तो भैया 600 रुपया वालन को तो कम से कम 1000 करो। अच्छा हाँ तब तो वोट डाल भी नहीं, हम ना डाल भी वोट। पर बीजेपी तो कह रही है 1250 दे दे। अरे तो भाई कहाँ में मिले, लाडली बहना को मिले। हाँ वृद्धा वालों को 600 मिल रहा है। अब जब चलता ही नहीं बना तो कहाँ 600 रुपया में गुजारो करें, बताओ आप बताओ। आपको 1250 नहीं मिले तो कैसे मिलेंगे, नहीं मिलते। और नहीं मिले तो वोट दोगे? वोट जब हमें मिले तो अब दे अभी वोट, नहीं तो नहीं दें। चलिए, तो आपने देखा ये इस वक्त मंदिर परिसर में हमने देखा कि तमाम महिलाओं का क्या कहना था। महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम सारे मुद्दे हैं, विकास भी है, लेकिन इन सब के बीच इन सारे मुद्दों पर भारी धर्म है और धर्म के आधार पर ही वोट होगी। जी पर साल भी हमने कहा था, आपकी सुनिए नहीं। हाँ 600 रुपए में 1000 कर देते तो हम लोग सब वोट डालने आते। जी, और पैसा भी बहुत जरूरी है। 1250 लाड़ी लक्ष्मी योजना का वृद्धावस्था को सिर्फ 600 मिल रहे हैं, इसलिए इनकी तकलीफ भी है। तो इस परिसर से ये तमाम लोगों की आवाज को हमने पहुंचाया। आप चलते रहिए हमारे साथ। खजुराहो लोकसभा क्षेत्र और 3 जिले की ये विधानसभा मिलाकर बना है। तमाम सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और देखिए आप कुछ भी माने 2024 का चुनाव में धर्म का बहुत असर होने वाला है। यहाँ पर कई सारे लोग बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर स्थिति क्या है। ये बताइए आज क्या खास दिन है? बोलो। आज क्या खास दिन है? सबसे अच्छा दिन है आज, हमारे राम यहाँ आ रहे हैं। आज आपके राम यहाँ आ रहे हैं। एक बात मैं जानना चाहता हूँ, ये बताइए चुनाव आ गए हैं तो चुनाव में धर्म का क्या स्थान है? अपना यही है, यही है अपना निकल रहा जो धर्म है, जो धर्म है वही है राजनीति। अच्छा, मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? अब मोदी जी है जो कुछ है, जो कुछ है वही मोदी जी है। अच्छा, ये बताइए चुनाव आ गए हैं तो चुनाव में आप क्या चाहते हैं? हम तो सब कुछ चाहते हैं, अच्छा होता है सब कुछ चाहते हैं? हाँ। जैसे मतलब सब सर्विस है, पढ़ाई है बच्चों की, पानी लाइट है, सर्विस। चुनाव में आप क्या चाहते हैं? जो सुविधा चाहते हैं वो मोदी जी चाहते हैं। जो आता आप चुनाव में क्या चाहते हैं? नेताओं से, मंत्री से, मुख्यमंत्री से? अच्छा चाहते हैं कि सबको ही अच्छा से चले, अच्छी पार्टी आवे तो अच्छा भी लगे, और बच्चों को सर्विस मिले। अच्छा, ये देखिए चुनाव आ गए हैं तो चुनाव में जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों पर राजनेता तो बात करते हैं, लेकिन जनता भी कुछ चाहती है और जो वो चाहती है वो पूरा हो नहीं पाता है। आप ये जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, एक बार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, मुद्दों पर बनेंगे या धर्म सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? धर्म। धर्म, धर्म के आधार पर ही वोट होगा। देखिए कितना बड़ा विषय है, धर्म के आधार पर वोट होगा, ये सबसे बड़ा संकेत है। कुछ महिलाएं भी हैं। लाडली बहना योजना ज्यादा असर कर रही है क्या? 1250 रुपये जी विधानसभा में भी और लोकसभा में जी। हाँ आप बताइए क्या बोले तो बताइए ना। बिजली, पानी, सड़क ज्यादा असर करेंगे या सरकार जो पैसा दे रही है 1200 रुपये वो ज्यादा असर है? 1200 रुपए दे रही। 1200 रुपये। देखिए लाडली बहना का क्या असर है, ये बड़ा संकेत है। कुछ यूथ के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से चुनाव आ गया है, चुनाव में यूथ को बड़ी उम्मीद होती है। आप क्या मानते हैं कि कौन कौन से मुद्दे होने चाहिए? आपको नहीं पता? आप बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, शिक्षा, क्या बोले, महिला सुरक्षा? महिला सुरक्षा चाहिए, होना चाहिए। देखिए आप तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये जनाब ये बताइए कि चुनाव फिर से आ गए हैं और चुनाव में आप जो चाहते हैं वो होता है या नहीं हो पाता? बिल्कुल होता है। होता है, बिल्कुल। ऐसा आप क्या चाहते हैं?
मैं तो बहुत खुश चाहता हूँ। जो देश की सुरक्षा है, आर्थिक स्थिति है, वो काफी मजबूत हुई है। इस बार चुनाव मुद्दे पे होगा कि धर्म पे होगा? दोनों चीज पे होगा। किस पे होगा चुनाव? सुनिए जी। धर्म पहले क्या है कि जो सरकारें थी वो मुस्लिम करते थे, अभी जो सरकार है तब हिंदू हुआ है। ये बड़ा समय समझिएगा। ये बताइए, आप देश की सरकार से क्या चाहते हैं? देश की सरकारों से क्या चाहते हैं? अच्छा विकास चाहते हैं और क्या और मोदी जी से? है? मोदी जी से? मोदी जी हम तो चाहते हैं ऐसे ही आतंकवादी को पेलते रहे। मोदी जी से? मोदी रहेंगे तो सब कुछ है। अच्छा, ऐसा क्या? देखिए, मोदी है तो मुमकिन है। हाँ पक्का? पक्का। देखो ये है मोदी। अच्छा, ये देखिए सीने पे क्या बात है, छुपा के रखे हुए हैं। जय श्री राम। आप भी गलत इंसान से क्वेश्चन। देखिए, अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि मतलब कितना ज्यादा असर है। यहाँ पर कहीं कोई स्थिति ऐसी नहीं है जिसमें कोई दूसरी बात हो सके, और इस बार का लोक चुनाव भी धर्म के आधार पर ही होगा, ये साफ निकल कर आ रहा है। दो 2024 का चुनाव चल रहा है और 2024 के चुनाव में धर्म एक मुद्दा है। इस वक्त खजुराहो लोकसभा से बीडी शर्मा जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बीडी शर्मा जी, दूसरी बार आपकी उपस्थिति है, बुंदेलखंड को एक नई पहचान दी है, किस तरीके से माना जाए लोकसभा चुनाव? देखिए, लोकसभा का चुनाव जिस प्रकार से देश के अंदर महत्वपूर्ण है और देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी को उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का जनता का संकल्प है, बुंदेलखंड में ये संकल्प और प्रबल हुआ है कि खजुराहो लोकसभा ऐसी है कि यहाँ से कांग्रेस चुनाव मैदान छोड़ के भाग गई और आज इंडी गठबंधन के लोग थे वो भी भाग गए। आज जनता यहाँ का चुनाव लड़ रही है, लेकिन हर बूथ पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को खजुराहो लोकसभा के अंदर ऐसा बहुमत से। अमूमन जब होता है कि सामने कोई प्रत्याशी नहीं है, भाग गए हैं, इंडी गठबंधन को एकमात्र सीट मिली थी, वो भी चली गई, और ये राम की कृपा है, रामनवमी का दिन है, लेकिन उसके बावजूद भी आप मशक्कत कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, ये क्या है? हम प्रतिद्वंदी को कभी कमजोर नहीं मानते और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने उसी उत्साह और उमंग के साथ ज्यादा से ज्यादा मतदान हो और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को हर बूथ पर जीते। जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 370 वोट बढ़ाना हर बूथ पर, इस टारगेट पर हम काम कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि कार्यकर्ता अथक मेहनत परिश्रम से जो काम कर रहे हैं, इस बार खजुराहो लोकसभा में इतिहास बनेगा। आज रामनवमी का पर्व है और इस पर्व में आप देख रहे हैं कि जनता का उत्साह और उमंग आज का दिन पूरे भारत के लिए, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला जन्मोत्सव है और उत्साह और उमंग चौगुने उससे आज जनता जनार्दन सब आज इस अभियान में जुटी है और इस बार इतिहास बनेगा। तो चलिए आपके साथ चलते हैं और जनता का अपार जन समर्थन देखते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 इस वक्त अपने पीक पर है और पहले दौर का जो मतदान है करीब करीब खत्म है, लिहाजा कई सारे मुद्दे हैं जो तैर रहे हैं। देश का एक बड़ा भाग है बुंदेलखंड, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो या फिर उत्तर प्रदेश का हो। इसी बुंदेलखंड की एक लोकसभा सीट है, वो सीट है खजुराहो, जो कि 3 जिलों की विधानसभा सीटों से मिलकर बनी है। और इसी खजुराहो की जो खासियत है कि करीब दशकों से कोई कैंडिडेट बीजेपी ने बदला नहीं है, लेकिन एक चेहरा है, एक शख्सियत है, उसे बीजेपी ने फिर से रिपीट किया है और वो चेहरा है बीडी शर्मा का, जो कि प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। हाल में विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि कितना पसीना बहाया गया है और उस पसीने से निकल के पार्टी को जीत पहुंचा के एक बार फिर से वो पसीना बहाने के लिए तैयार है। पूरे प्रदेश में तो काम कर ही रहे हैं, कितना मुश्किल हो जाता है जब पूरे प्रदेश के संगठन को संभालना और अपना लोकसभा चुनाव भी लड़ाना। इस वक्त बीडी शर्मा हमारे साथ मौजूद है। बीडी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी मनोज जी।
और लोकसभा के अंदर। जी 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 जी। तो आपकी पन्ना लोकसभा, जो खजुराहो लोकसभा, जिसमें पन्ना भी है, कटनी भी है और छतरपुर की कुछ सीटें भी हैं, हम कल घूम रहे थे, हम देख रहे थे। अब बुंदेलखंड एक ऐसा इलाका है जहां विकास की गाथा बहुत ज्यादा रची नहीं गई है। जो भी सांसद आते हैं वो मुंह या तो बदल जाते हैं या राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में या प्रदेश स्तर पर बड़ी उपस्थिति नहीं दे पाते। आप यहाँ से सांसद बने और सांसद बनने के बाद फिर से आपको पार्टी ने टिकट दिया है, आप दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि बतौर सांसद, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, बतौर सांसद आपने क्या उपस्थिति दी है? क्योंकि हमारा जो इंडिया न्यूज का कार्यक्रम है वो कार्यक्रम वोट यात्रा का है और न्यूज एक्स हमारा जो इंग्लिश चैनल है उसका द रोड ब्लॉग कार्यक्रम है। उन दोनों में कार्यक्रम के लिए आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या उपस्थिति आपने दी? मनोज जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप बुंदेलखंड की धरती पर पधारे और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे नेतृत्व ने मुझे पुनः बुंदेलखंड की धरती पर अपने खजुराहो लोकसभा में पुनः जनता की सेवा का अवसर दिया। और ये आपका बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया था तब मेरे मन के अंदर ये आया कि बुंदेलखंड में खजुराहो लोकसभा के अंदर प्रत्याशी बनाया है, लेकिन मन को संतुष्टि ये थी कुछ काम करने का अवसर इस लोकसभा के अंदर मिलेगा। आज मैं गंभीरता के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इस मध्य प्रदेश को हमेशा अपने मन के अंदर रखा, और मनोज जी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को मन में रखा, बुंदेलखंड को फोकस रखा। आज इस बुंदेलखंड की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने का काम अगर किसी ने किया है तो जो अटल जी का सपना था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैन वेतवा लिंक परियोजना को 44,605 करोड़ का बजट दे करके टेंडर होकर के उसका काम शुरू हो गया। कभी भी प्रधानमंत्री उसका फाउंडेशन स्टोन करेंगे। ये जो बड़ी परियोजना जो बुंदेलखंड को मिलेगी, जब तैयार हो जाएगा साल 2 साल के अंदर जब ये प्रोजेक्ट पूरा होगा, मैं ऐसा मानता हूं कि बुंदेलखंड की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। ये बुंदेलखंड अब सूखा नहीं हरा भरा होगा, ये बुंदेलखंड अब गरीब नहीं समृद्धशाली होगा। क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल काम बुंदेलखंड के विकास के लिए, जो पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, आप तो जानते हैं पानी को सबसे ज्यादा, चाहे वो इरिगेशन का हो, चाहे पीने के पानी की सुविधा हो, इन सारी चीजों पर आज मध्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने बड़ी सौगात दी है। आज मैं देखता हूं कि मैं जहां बैठा हूं, आप पन्ना के अंदर आज हम लोग बैठे हैं, मेरा बहुत संबंध रहा है पुराना। कभी कोई ये सोच नहीं सकता कि पन्ना जैसी जगह पर ही मेडिकल कॉलेज होगा। मेरे संसदीय क्षेत्र में कटनी में भी मेडिकल कॉलेज टेंडर हो रहे हैं, पन्ना में भी टेंडर हो रहे हैं। एग्रीकल्चर कॉलेज की शुरुआत पन्ना के अंदर हो गई और आयुर्वेदिक कॉलेज, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अब खजुराहो के अंदर अगले सेशन से शुरू होगा। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य, मेरे मन के अंदर जब मैं आया था तो मैंने ऐसे घटनाक्रम भी यहाँ देखे हैं कि व्यक्ति को चोट लग गई और व्यक्ति को जबलपुर रीवा लेके भाग रहे हैं, ब्लीडिंग होकर के व्यक्ति तब तक चला गया। ये मन के अंदर बहुत पीड़ा थी। तो मैं बार बार ये प्रयास कर रहा था कि इस क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर कैसे की जाए। तो इसमें एक अच्छा कदम, चाहे हॉस्पिटल्स के उन्नयन हो और चाहे नए हॉस्पिटल्स खोलने की बात हो, तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने भी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, ये आपने एक बड़ा विषय बताया, आपने बड़ा विषय बताया, क्योंकि बुंदेलखंड में जब भी कोई बीमार पड़ता था या कोई बड़ी दुर्घटना होती थी तो वो व्यक्ति या तो भोपाल जाता था या ग्वालियर जाता था या फिर दिल्ली के अलावा कोई विकल्प नहीं होता था। यहाँ पर जो बड़ी चीज है, शिक्षा का बड़ा संकट रहा है, शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा ऐसे चीजें नहीं है। लेकिन एक चीज और है जो यहाँ पर लोगों को खटकती है, चाहे वो बुंदेलखंड का इलाका हो या उसके ऊपर का इलाका, आप चले जाए रीवा सतना, एक रेल आवागमन को लेकर जो रेल है उसकी कमी लोगों को खटकती है। उसके लिए आपने क्या किया? कुछ शुरुआत? ये आपने इतना महत्वपूर्ण प्रश्न किया है जी कि रेलवे लाइन को लेकर के एक बड़ी सौगात जो शुरुआत उस समय हुई थी, लेकिन खजुराहो से सिंगरौली का जो रेलवे लाइन है, पन्ना से होते हुए जो कनेक्ट करेगा, मुझे लगता है कि उसके काम को गति देने के लिए आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी को, जो हमारे रेल मंत्री जी हैं, मैं उनका बहुत आभार करता हूं कि आज उन्होंने खजुराहो रेलवे स्टेशन को या बुंदेलखंड को जो सौगात दी है,
मनोज जी, आज वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से खजुराहो टूरिज्म को नई एक बूस्टअप करने के लिए उसका बड़ा लाभ हमें मिला है पूरे क्षेत्र को, और वो आपके खाते में जाता है। और वो अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि वो जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि बर्ड हेरिटेज है और आइकॉनिक सिटी है प्रधानमंत्री की, यहाँ वंदे भारत हम देंगे। विजिबिलिटी से लेकर के कई प्रकार की प्रॉब्लम्स थी, लेकिन आज वो सौगात मिली और आज आप देखेंगे कि उसके कारण से बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। एक बड़ी चीज और जी, बर्ड क्लास रेलवे स्टेशन खजुराहो लगभग 250-300 करोड़ का जो देश के चुने हुए रेलवे स्टेशन उनमें से तैयार हो रहा है। पन्ना का रेलवे स्टेशन का फाउंडेशन स्टोन हो गया, तो ये रेलवे को भी एक बड़ी सौगात आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो दी है। मैं ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश को सर्वाधिक बजट रेलवे के अंदर अगर किसी को दिया है प्रधानमंत्री जी ने तो मध्य प्रदेश को दिया है, और मध्य प्रदेश में किसी को ज्यादा दिया है तो खजुराहो कॉन्स्टिट्यूंसी को दिया। देखिए, खजुराहो लोकसभा जो है उसमें पन्ना जिला आता है, और एक फिल्म में आपने गाना सुना है कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए, और इसलिए यहाँ पर लोग हीरा ढूंढने का काम करते हैं। आपने खबरें भी सुनी होगी कि किसी को हीरा मिला 30 लाख का बिका, 35 लाख का बिका। ये इलाका माइनिंग का इलाका है, लेकिन उसका पैसे का विकास इस इलाके में उस तरीके से हुआ नहीं। एनएमडीसी जो कि एक बड़ी परियोजना थी, बंद हो गई थी हीरा निकलने की, जिसमें तमाम तरह की परेशानियां थी, क्या वो चालू करा पाए आप? किस तरीके से? मनोज जी, जब मैं आया था तो एनएमडीसी को लेकर के बड़े प्रश्न थे, और ये हमारा पॉल्यूशन फॉरेस्ट सर्वोच्च न्यायालय तक जाकर के एनएमडीसी को बंद कर दिया गया। ये बड़ा टास्क था यहाँ की जनता का। पन्ना की पहचान, एनएमडीसी पन्ना की पहचान थी। एशिया का सबसे अच्छा डायमंड कहीं निकलता है तो पन्ना में निकलता। तो ये बड़ा चैलेंज था कि यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि हम सब लोग मिलकर के कि पन्ना की एनएमडीसी की खदान, ये हमारे लिए चैलेंज थी कि इसे शुरू करना चाहिए। मैं माननीय भूपेंद्र यादव जी जो हमारे वन पर्यावरण मंत्री हैं, उनका भी इसने हमारे ऊपर है। बुंदेलखंड आए, पन्ना भी आए, उन्होंने सब देखा। तो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिन चीजों को हमें परेशानियां आ रही थी, उन सारी चीजों का समाधान करके आज मुझे आपको बताने में गर्व है कि एनएमडीसी अब पन्ना का शुरू हो गया है। इस क्षेत्र की जो पहचान थी वो सबने पुनः शुरू किया है, और इसके लिए प्रधानमंत्री जी का और हमारे भूपेंद्र यादव जी का उन्होंने हर प्रकार से सहयोग मदद इसमें की है। तो अब सुप्रीम कोर्ट से क्लियर होकर के फाइनली एनएमडीसी की शुरुआत पन्ना के अंदर होगी। लेकिन आप चुनाव किससे लड़ रहे हैं? चुनाव लड़ने के लिए सामने कोई है ही नहीं। आपको एक जानकारी बता दूं, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें, 29 में से 28 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, और गठबंधन के लिए एक सीट समाजवादी पार्टी को दे दी, और समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। अब वो कैंडिडेट जब खड़ा हो गया तो उस कैंडिडेट का जो पेपर है, जो जमा होते हैं डॉक्यूमेंट हैं, वो इनवैलिड हो गया, और वो कैंडिडेट भी इनवैलिड हो गया। अब ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं है, और फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार को अब कांग्रेस और सपा समर्थित कर रही है। मेरे ख्याल से आपके सामने तो मैदान खाली है, कोई है नहीं। ये चमत्कार कैसे हुआ भाई? मनोज जी, जिस प्रकार से कांग्रेस ने ये सीट इंडी गठबंधन को दी, सपा को सौंपी, लेकिन ये सारा जो घटनाक्रम सपा और कांग्रेस के जो आपसी विवाद है, विधानसभा में भारी झगड़े हुए, और ऐसे झगड़े नहीं हुए कि आमना सामना हुआ अखिलेश यादव और कमलनाथ जी का। मुझे लगता है कि आंतरिक कलह, और उनका वकील, उनका आरोप था उनके वकील ने कुछ ऐसा कर दिया, वकील कांग्रेस का था, वगैरह वगैरह जो भी हुआ हो। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, बुंदेलखंड की इस धरती पर जो जनता ने आशीर्वाद दिया, उससे घबरा करके पिछली बार ही जनता ने मुझे 4,93,000 से आशीर्वाद दिया था। केवल 173 बूथ 2293 में से केवल 173 बूथ हमारे थे 2019 में। और इस बार जो मोदी जी का आशीर्वाद इस क्षेत्र को है कि G20 देशों की बैठक भारत के अंदर होती है, तो प्रधानमंत्री जी खजुराहो को भी सिलेक्ट करते हैं, और दुनिया के लोग खजुराहो आते हैं। तो यहाँ की जनता का जो विश्वास प्रधानमंत्री के प्रति है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, तो ये इनको लग रहा था कांग्रेस एनडीए गठबंधन को कि यहाँ हमारी दाल नहीं, लेकिन लोग कहते हैं, वो छोड़ के भाग गए। लोग कहते हैं कि जो कैंडिडेट था गठबंधन का, वो कैंडिडेट आपसे प्रभावित हो गया, या आपसे डर गया, या कहीं ना कहीं आपके औरे में आ गया, कुछ ऐसा है क्या? देखिए,
भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर आप मुझे सालों से जानते हैं। हम जो राजनीति करते हैं वो तो हम एक ऐसी राजनीति की स्वच्छता के साथ जनता के सहयोग से जनता के लिए कैसे हम कुछ कर सकते हैं, तो कैंडिडेट को जो भी लगा हो, लेकिन ना यहाँ दबाव की राजनीति होती न प्रभाव की राजनीति होती। हम तो जनता की सेवा की राजनीति करते हैं। तो इसलिए अब जनता की सेवा की राजनीति से उन्हें डर लगा हो कि यहाँ कुछ मिलेगा नहीं। जमीन में यहाँ जब जमीन को कुरेदते हैं तो ये वो भूमि है मनोज जी जहाँ भगवान राम अगस्त मुनि के आश्रम में पधारे, जहाँ प्रसंग है कि उन्हें शस्त्र सौंपने का काम भगवान राम को अगस्त मुनि ने यहीं किया है। तो ये भूमि तो राम की भूमि है। अब राम की भूमि पर रामद्रोही जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई हों, अब ऐसे लोगों को डर नहीं लगेगा तो और क्या लगेगा कि तो राम की भूमि है और राम ने कमाल होगा। तो कांग्रेस पहले ही चालबाजी करके चली गई। कांग्रेस ने चालबाजी की, यहाँ कुछ है नहीं, इनको सौंप दो। वो आए, पहले प्रत्याशी दिया, फिर बदला, फिर दूसरा प्रत्याशी आया। अब उनको भी क्या लगा, क्या झगड़ा हुआ, तो राम की भूमि पर रामदोही मैदान छोड़ करके भाग गए। ये बड़ा सवाल है क्योंकि विपक्षी गठबंधन या इंडिया गठबंधन ये लगातार बात कर रहा है कि साहब देखिए करप्शन है, बहुत ज्यादा करप्शन है। अभी हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड निकल कर आया है, उसमें भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है महंगाई है। आप मानते हैं महंगाई भी है, भ्रष्टाचार भी है और तमाम ऐसी परेशानियां हैं। उन सब के बावजूद भी अगर देश का माहौल ये है और बीजेपी कहती है, प्रधानमंत्री कहते हैं, आप ये कहते हैं कि 400 पार है, तो क्यों? मतलब जी देश की जनता ही तय करती है कि देश का नेतृत्व कौन होगा, और देश की जनता लॉजिक के साथ तय करती है। आज भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में जो काम किया है, 2014 का भारत और 2014 के बाद के इन 10 वर्षों का भारत, आज आप देखेंगे कि दोनों दृष्टि से, जैसे आज भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कांग्रेस कहती थी कि 1 रुपया बेचते हैं तो 85 पैसे दलाल बिचौलिए खा जाते हैं, 15 पैसे गरीब तक पहुंचता है। ये प्रधानमंत्री ऑन रिकॉर्ड कांग्रेस के राजीव गांधी ने कहा। लेकिन मोदी जी के आने के बाद जब जनधन अकाउंट की शुरुआत हुई 2014 में, आज करोड़ों करोड़ परिवारों को जनधन अकाउंट खोलने के बाद देश के अंदर, इसे गुड गवर्नेंस कहते हैं कि अगर 1 रुपया दिल्ली से चल रहा है आज, तो 1 रुपया ही खाते में जाता है गरीब के। तो गरीब को ताकत तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का काम चाहे केंद्र की योजनाएं और राज्य की योजनाएं, आज देश के अंदर एक इस प्रकार का चित्र हर गरीब के लिए, गरीब को विश्वास है मेरे लिए जो आया है वो मुझे मिल रहा है। चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि होगी, चाहे और जो हमारी योजनाएं उनके माध्यम से मदद मिलती होगी, तो हर गरीब के साथ प्रधानमंत्री जी ने जो उन्हें जीवन बदलने का अभियान जिसको हम कहते हैं, तो गरीब कल्याण की योजनाओं की ताकत, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास में तो आप देखते हैं कि देश किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। सड़क, बिजली, पानी, ऊर्जा के क्षेत्र में भारत अपने संपन्नता की ओर जा रहा है। सुरक्षा के क्षेत्र में भारत आज बाह्य सुरक्षा हो, आंतरिक सुरक्षा हो, आज आतंकवाद देश के अंदर कहीं दिखाई नहीं देता। अगर कोई कान फड़काता है तो उसका जवाब सेना सेकंडों के अंदर देती है। ये ताकत किसने दी? प्रधानमंत्री ने दी। तो सक्षम नेतृत्व जब आता है, क्योंकि मनोज जी मैं एक बात आज चूंकि मौका मिला है आपके साथ तो शेयर करना चाहता हूँ कि सक्षम नेतृत्व आता है तो कैसे परिस्थितियां बदलती है। पहले जरा भी कुछ होता था, अरे कम्युनल राइट्स हो जाएंगे, ये होगा वो होगा। धारा 370 जब हट रही थी, जो भाजपा का ड्रीम सपना था, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो बलिदान धारा 370 के लिए किया, जिस पर जनसंघ मना और भारतीय जनता पार्टी की। तो 370 जब हट रही थी तब ओवैसी सदन के अंदर कह रहे थे कि भारत टूट जाएगा, कश्मीर जल जाएगा। तब मुझे ध्यान में है, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, देश के आप संसद में अमित शाह जी ने कहा था, सुनो ओवैसी जी, न तो भारत टूटेगा न कश्मीर जलेगा, लेकिन देश के खिलाफ काम करने वालों का स्थान संसद नहीं जेल के अंदर होगा। ये सक्षम नेतृत्व है। कान नहीं फड़का गई, धारा 370 हट गई, सीए कानून बन गया। तो राम मंदिर का मुद्दा जो 500 सालों के इतिहास में 500 सालों से संघर्ष हो रहा था, हर आदमी इस बात के लिए लालायित था कि हमारे भगवान राम विराजमान होंगे। लेकिन मोदी जी का नेतृत्व आता है, मोदी जी कुशलता पूर्वक देश के अंदर
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी होती है। तो ये चीजें देश के अंदर तय करती हैं कि भारत का प्रधानमंत्री या भारत का नेतृत्व कौन होगा। ये विपक्षी गठबंधन जो केवल राम का अपमान, संस्कृति का अपमान या देश के मानबिंदुओं पर प्रहार या भारत से बाहर जाकर के भारत को बदनाम करने का काम करने वाले राहुल गांधी, ये देश जानता है। एक सवाल है, क्योंकि आप बड़े युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं और आप ऐसे विपरीत समय में प्रदेश अध्यक्ष बने जब मध्य प्रदेश में लंबे समय से सरकार थी, कई सारे जिसे कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर थे, और चूंकि आप युवा हैं और किसी ने सोचा नहीं था कि आपका नाम आ जाएगा, उस वक्त तो आप पार्लियामेंट में थे जब घोषणा हुई, तो ये पता नाम आ जाएगा और आप बन गए, तो लोगों ने लगा कि सफल नहीं हो पाएंगे। आप सफल भी हो गए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष होना और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव होना और उसमें 160 के ऊपर सीटें आ जाना, ये अपने आप में बड़ी स्थिति है। आपको लगा कि इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में संगठन को खड़ा करना, मजबूत करना, एंटी इनकम्बेंसी जो लहर है उसको पीछे छोड़ना, कार्यकर्ताओं में एक नया जोश देना, पुराने जो लोग हैं जिन्हें अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, उनको भी साथ लेके आगे बढ़ना और सफलता प्राप्त करना, लोगों को अच्छा तो नहीं लगा हो? मनोज जी, आज आपको एक बात मैं शेयर करना चाहता हूं जी, कि मैं अपने नेतृत्व पर माननीय प्रधानमंत्री माननीय अमित शाह जी, जो एक आइडियल कैरेक्टर है राजनीति के जी, उनको आदर्श मान करके जब काम शुरू करते हैं ना, तो अपने आप चीजें बदल जाती हैं। मुझे ध्यान में है कि जब मैं राष्ट्रीय महामंत्री बना था विद्यार्थी परिषद का, मैं तो छात्र राजनीति में काम करता था, जलगांव अधिवेशन था, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री, आज के दुनिया के लोकप्रिय नेता, वो उस अधिवेशन का उद्घाटन करने आए। उन्होंने एक बात कही थी पूरे देश की छात्र शक्ति के सामने कि मैं जब मुख्यमंत्री बना तो मुझे किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। मैं कहता था गुजरात को ऊर्जा के क्षेत्र में सक्षम बनाना है, तो लोग तैयार नहीं थे, लेकिन मेरा संकल्प था कि मुझे करना है। अधिकारी कहते थे हो नहीं सकता, हमारे पास संसाधन नहीं है, ना कोल है, ना हमारे पास नदियां हैं, हम कैसे करेंगे। लेकिन मेरा संकल्प था और उन्होंने कहा कि जब मैंने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए दृढ़ता से करना है तो गुजरात ऊर्जा के क्षेत्र में आज सक्षम बना। तो उन्होंने एक लाइन कही थी, आज भी मेरे जीवन के अंदर, जिसे मैं हमेशा अपने सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा था कि माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। क्या बात। और उस लाइन पर आज मैं अपने जीवन में लगातार इस पर काम करता हूँ। मध्य प्रदेश का संगठन एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन रहा है, ठाकरे जी का प्रदेश रहा है। मुझे काम जब मिला तब हमने प्रधानमंत्री जी की, अमित शाह जी की, नड्डा जी की इच्छा के अनुरूप प्रत्येक बूथ को मजबूत करना। मुझे विश्वास था, हमने 2.5 वर्ष ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष से हर बूथ को डिजिटल बूथ बनाया, हर बूथ पर पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति से लेकर जो 22 प्रकार के काम हमें अमित शाह जी ने दिए थे उनको जमीन पर उतारा था। हम विश्वस्त थे, कॉन्फिडेंट थे कि जमीन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जो काम किया है, अथक मेहनत परिश्रम किया है, और गरीब कल्याण की योजनाएं प्रधानमंत्री की और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का एक बड़ा समुच्च जो जमीन पर बूथ बूथ पर है, गांव गांव के अंदर है, बीमारूलाज से विकसित राज्य मध्य प्रदेश बना है। ये जनता आशीर्वाद देगी। परसेप्शन बनाने का लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन अमित शाह जी ने जब कमान संभाली और आने के बाद जब वो कार्यकर्ताओं से मिले तो उन्होंने ग्वालियर की बैठक में कह दिया था, 10 संभागों की बैठक करने के बाद आज मैं कॉन्फिडेंट होकर के कहता हूं कि मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं की, संगठन की ताकत के बल पर इतना काम हुआ है, यहाँ पर हम ऐतिहासिक बहुमत की सरकार बनाएंगे। और 150 का आंकड़ा उन्हीं ने दिया था, 150 से ऊपर जाएंगे, ग्वालियर में कहा था। और आज तक का मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास का 49% वोट शेयर, जो 10% वोट शेयर पर हम काम कर रहे थे मध्य प्रदेश के अंदर, 8% हमने बढ़ाया सफलतापूर्वक बूथ सशक्तिकरण, बूथ विजय के अभियान के साथ। तो अमित जी ने उस समय कहा था, तो 49% वोट शेयर मध्य प्रदेश का आज तक के इतिहास का सर्वाधिक वोट शेयर है। लेकिन दूसरे लोग कहते हैं कि साहब लाडली बहना का कमाल था, तो आपने लाडली बहना का कमाल करने वालों को ही हटा दिया। नहीं, देखिए मैं ऐसा मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मोहन यादव जी हैं, कैलाश जी रहे, सुंदरलाल पटवा रहे, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने अपने अपने तरीके से हमेशा अच्छा काम करने का प्रयास किया।
गरीब कल्याण की योजनाएं बड़ी ताकत है। मध्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड जिस 5 लाख रुपए का हर गरीब को अधिकार देता है इलाज कराने का, कि कोई गरीब पैसे के अभाव में इलाज से वंचित नहीं होगा। 3 करोड़ 62 लाख लोग मध्य प्रदेश के अंदर जिनको 5 लाख रुपए का फ्री का इलाज कराने का अधिकार मिलता है। प्रधानमंत्री आवास पंचायत के अंदर कहीं 150, कहीं 200, कहीं 250, उज्ज्वला योजना घर घर के अंदर, तो लाडली बहना घर घर के अंदर। तो ये एक ओवरऑल सबको मिलाकर के इम्पैक्ट, मुझे लगता है पार्टी ने एक योजना नहीं, और मुझे लगता है पार्टी ने ये भी तय कर लिया है कि भाई जिन्होंने सत्ता सुख बहुत सालों तक स्वीकार कर लिया है, तो अब नए लोगों को मौका दिया जाए, नए लोगों को आगे आना जाए। ये तो मनोज जी आप जानते हो भारतीय जनता पार्टी विशिष्ट कार्य पद्धति का संगठन है। हमेशा ये विचार चलता रहता है कि आगे क्या होगा, 10 साल आगे क्या होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ मध्य प्रदेश में, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी भी चाहते हैं कि नई लीडरशिप आ गया है। मैं कहा, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में सफलता का राज क्या है। हमें कहा क्या हम मंडल अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष नई जनरेशन के ला सकते हैं। क्या बात है। मैं प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हमारी टीम ने, मतलब मैं अकेले नहीं, हमारी टीम ने मिलकर के विचार किया कि मध्य प्रदेश में हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। 50 साल से कम उम्र के जिलाध्यक्ष और 35 साल से कम उम्र के मंडल अध्यक्ष, ये आगामी 15-20 साल की भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर तैयार हुई और हम सफलतापूर्वक इस काम को कर पाए। और इन लोगों ने जो बेहतर मेहनत जमीन पर की, प्रधानमंत्री जी के गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों से संपर्क अभियान और जमीन पर उतरना और संगठन तंत्र को मजबूत करना, ये विशेषता थी। मैंने कहा कि आइडियल ऑर्गेनाइजेशन मध्य प्रदेश था, इस काम की यात्रा को आगे बढ़ाना था। तो हमने तो यही प्रयास किया हमारी टीम ने कि तकनीक का कैसे उपयोग करना, आधुनिक तकनीक के साथ संगठन को पारंगत कैसे बनाना। और अमित शाह जी ने जो यहाँ पर हमें टास्क दिए, चुनाव के दौरान 15 काम दिए थे, उन 15 कामों को जब किया गया और जब वोटिंग के दिन जागरण के अभियान की एक रचना बनाई थी कि 12 बजे तक भाजपा के कार्यकर्ताओं का वोट डल जाना चाहिए। अमित शाह जी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा था कि मध्य प्रदेश ने कुशलता पूर्वक इस काम को किया, तो वोट शेयर भी बढ़ा और वोट टर्नआउट भी बढ़ा। और सबसे बड़ी बात है कि जब प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे थे, चुनावी सभा कर रहे थे, तो एकमात्र चेहरा था, शख्सियत थी जिसकी पीठ थपथपाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बधाई दी थी, और वो बीडी शर्मा थे। आप एक बार सांसद रह चुके हैं, एक चीज पूछना चाहता हूं मैं आपसे। 5 साल रहने के बाद अब 5 साल फिर आपको मिलने वाले, और निश्चित तौर पर कोई बड़ी भूमिका आपको मिलने वाली है। कुछ मन में है बुंदेलखंड को लेकर, यहाँ की पीड़ा को लेकर, क्योंकि रोजगार, पलायन, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा हो गया है। कुछ है जो आप करना चाहते हैं? ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। इस क्षेत्र के अंदर 2 बातों पर मेरा बहुत फोकस है। एक तो चिकित्सा और स्वास्थ्य और शिक्षा, जिसके प्रयास हमने कुछ किए, इसको और स्ट्रांगली बनाना। यहाँ मैन पावर बहुत है, तो इसलिए मैन पावर, यहाँ का मैन पावर बाहर जाता है, पलायन होता है। हाँ। तो मैन पावर, और मैं तो ऐसा मानता हूं कि ये वो धरती है बुंदेलखंड की, ये रत्न गर्भा धरती है। आप मनोज जी यहाँ देखेंगे मेरी संसदीय क्षेत्र में कटनी, पन्ना, छतरपुर का बेल्ट रत्न भरा पड़ा है जमीन के अंदर। हाँ, दुनिया के लोग आते हैं, डायमंड हैं, हीरे हैं, तो यहाँ डायमंड आयरन ओर है, और यहाँ का व्यक्ति भी डायमंड के जैसा है, क्योंकि अथक मेहनत परिश्रम करने वाला व्यक्ति है, तब तो हीरा बनता है। हाँ। तो इसलिए औद्योगिकीकरण इस क्षेत्र का कैसे हो, कैन बेतवा के आने के बाद ये बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। और इस पर माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से अभी जब वो बने उसके तत्काल बाद ही जब उनका दौरा यहाँ हुआ, तो उनके मन के अंदर भी है कि बुंदेलखंड को औद्योगिक क्षेत्र में हमें इसको क्लस्टर बनाना है, जिससे रोजगार के अवसर स्थानीय नौजवानों को मिले। और यहाँ का जो, जिसको मैंने कहा कि रत्न भरे पड़े हैं, तो ये जो सोर्स है हमारा, नेचुरल सोर्स है, इसको कैसे कनेक्ट करें कि जिससे लोकेलिटी में यूथ के साथ रोजगार भी मिले और औद्योगिक उससे इसको कैसे कनेक्ट किया जाए। और ऐसे नौजवान जो उस उद्योग को जरूरत है उनको शिक्षा यहाँ पर कैसे दी जाए। जैसे मैंने माइनिंग का डिप्लोमा शुरू कराया कि माइनिंग इतना है यहाँ पर, तो कटनी के अंदर पॉलिटेक्निक है, तो माइनिंग फैकल्टी शुरू करके माइनिंग में तैयार होने वाला नौजवान जो बाहर से आता है वो इस क्षेत्र का आएगा। तो ऐसे कई प्रकार की चीजों को
आगामी समय में एक संकल्प है कि इस पर हम लोग काम करेंगे। बीडी जी, वैसे तो आपके सामने कोई है नहीं कैंडिडेट, विपक्षी गठबंधन का नहीं है, बाकी की जो छोटी छोटी पार्टियों के कैंडिडेट हैं, मैदान खुला हुआ है, लेकिन फिर भी आप परिश्रम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। क्या ये परसेंटेज बढ़ाने की कवायद है? भारतीय जनता पार्टी, मनोज जी, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा जो कहते हैं कि भाजपा प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ेगी, हम किसी प्रतिद्वंदी को कमजोर नहीं मानते, वो हर चुनाव गंभीरता से बीजेपी लड़ती है। हमारा कार्यकर्ता ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, कॉन्फिडेंट है क्या हर बूथ पर कमल खिलाना है, और जो 173 आ रहे थे वो तो जीतना ही है। प्रधानमंत्री ने 370 प्लस नए मत जो जोड़ना है, जो आज ज्वाइनिंग का अभियान हम चला रखा है, बूथ बूथ पर कांग्रेस मुक्त, कांग्रेस छोड़ के भागी अलग बात है, लेकिन हमने बूथ बूथ पर कांग्रेस को कांग्रेस मुक्त बूथ बना दिया है। तो यहां पर हम बड़ी संख्या में प्रत्येक बूथ पर ऐतिहासिक जीत कैसे होगी, ये संकल्प और टारगेट भाजपा के कार्यकर्ताओं का है, और इस पर हम उत्साह और उमंग के साथ हमारा कार्यकर्ता लगा है। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ है और उम्मीद करते हैं कि अब तक बुंदेलखंड का कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो यहाँ के विकास, यहाँ के पलायन, यहाँ की बेरोजगारी को समझ पाए। आप उसको बेहतर तरीके से समझकर एक बड़े कैनवास पर बड़ी लकीर खींचें, उसके लिए भविष्य में आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीडी शर्मा साहब जो कि लोकसभा चुनाव में हमारे साथ थे, और चलेंगे आगे के सफर पे। खजुराहो लोकसभा वैसे तो 3 जिलों का मिश्रण है, 3 जिलों की विधानसभाओं का मिश्रण है, जिसमें छतरपुर, पन्ना और कटनी आता है। लेकिन खजुराहो के नाम से इसे इसलिए जाना जाता है क्योंकि खजुराहो विश्व धरोहर है, और इस विश्व धरोहर में एक मंदिर भी है जिसमें कि कामुक कलाकृतियां हैं। यहाँ पर गरीबी है, बेरोजगारी है, पलायन भी है, लेकिन यहाँ पर विश्व धरोहर जिसकी एक पहचान है, उसकी कई सारी झलकियां मैं आपको दिखाता हूं।